नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये यूपी की पीसीएस कथा है, ये पीसीएस गाथा है। इसमें एक से बढ़कर एक रोचक अध्याय हैं। ऐसे रोचक अध्याय हैं कि किसी रोज़ आपको यूपी पीसीएस के वर्तमान इतिहास पर ही परीक्षा देनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा कौन कौन से रोचक अध्याय आए हैं और कौन कौन से रोचक अध्याय ऐसे हैं जिनके ऊपर बाकायदा शोध किया जा सकता है। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि यूपी पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट आया है। याद कीजिए, ये वही परीक्षा है जिसको लेकर के लाठी चली, डंडे चले, जेल जाने पर मजबूर हुए जो प्रतियोगी, और उन्होंने तमाम तकलीफ़ें सही। उसके बाद जाकर के इस परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन का प्रेत हटा और परीक्षा एक पाली में संपन्न हुई। तारीख थी 22 दिसंबर 2024। अब 28 फरवरी को इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ये परीक्षा सवालों में घिर गई है। और सवाल बहुत ही सीधे हैं, सवाल बहुत ही तीखे हैं। और जैसे जिस समय इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के छात्र सड़कों पर थे, उनके भविष्य का सवाल था, एक बार फिर से वही भविष्य का सवाल सिर उठा रहा है। शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्शन से। एक के बाद एक 12 ऑब्जेक्शन छात्रों ने किए हैं इस पीसीएस प्री परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका, जो आंसर शीट यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी की थी, उसमें जो उत्तर, सवालों के उत्तर जो लोक सेवा आयोग जारी करता, उसमें 12 ऑब्जेक्शन प्रतियोगी छात्रों की ओर से किए गए। हमारे पास उनका पूरा ब्यौरा मौजूद है। इन जब 12 ऑब्जेक्शन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इन पर तो वाकई बहस होनी चाहिए। और उसके बाद नियम ये हुए और परंपरा यही है कि जब ऑब्जेक्शन होते हैं तो आयोग एक संशोधित उत्तर पुस्तिका जारी करता है, अमेंड करके। इसमें से जो आपत्तियां स्वीकार्य होती हैं वो स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार होती वो भी बताता है और जारी करता है। यहाँ वो भी जारी नहीं हुई। वो संशोधित उत्तर पुस्तिका आज तक जारी नहीं हुई है छात्रों के मुताबिक, और सीधे सीधे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हैरानी यही खत्म नहीं होती है। हैरानी इस बात की भी है कि प्रतियोगी छात्रों से इस स्टेज पर सूचना के अधिकार का भी जो हक है वो उनके पास नहीं रह गया है। ये साफ साफ लिख दिया गया है कि इस स्टेज पर आप सूचना के अधिकार के तहत भी सूचना नहीं मांग सकते हैं। अगर आप चाहें कि आरटीआई के तहत हमको बताइए कि आपने हमारे ऑब्जेक्शंस का क्या किया, आप नहीं जान सकते हैं। अगर आप चाहें कि बताइए कि कट ऑफ क्या रही, आप नहीं जान सकते हैं। आप अगर ये चाहें कि आपका प्राप्तांक कितना रहा, तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि सूचना का अधिकार इस स्टेज पे लागू नहीं होता। ये भी कह दिया गया है लिखित रूप में। अब जब से ये रिजल्ट आया है तब से प्रतियोगी छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। बाकायदा एक मेल किया गया है और ये मेल संजय श्रीनेत, अध्यक्ष यूपी लोक सेवा आयोग को किया गया और उनसे इसमें कहा गया है कि वे पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की अंतिम उत्तर कुंजी, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जो फाइनल आंसर शीट है, वो जो स्कोर कार्ड है वो और कट ऑफ उसको जारी करें। ये मेल लिखा गया है संजय श्रीनेत को। संजय श्रीनेत के बारे में आपको बता दें कि आयोग में लगातार एक नहीं कई एग्जाम हुए हैं जो कि विवादों के घेरे में रहे हैं, और ऐसे में संजय श्रीनेत भी विवादों के घेरे में रहे हैं। इस परीक्षा में जहां 76 क्वेश्चन करने वाला मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण है, वहीं 82 क्वेश्चन सही करने वाले को बाहर कर दिया गया है। इसको लेके हमने माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और उनसे मांग की हुई है कि जो 1 दर्जन प्रश्नों पे प्रारंभिक परीक्षा के छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी क्या आया उसको जारी करें। प्रारंभिक परीक्षा के जो परिणाम आया है छात्रों का, उसका स्कोर कार्ड जारी करें। प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ जारी करें, किस वर्ग में कितना किसका गया है। अब आपको हम इन 12 ऑब्जेक्शन में से कुछ ऑब्जेक्शन आपकी जानकारी में ला रहे हैं और बड़े ही रोचक हैं। आप जब इन ऑब्जेक्शंस के बारे में जानेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इस पर तो सोचना चाहिए था, क्यों नहीं सोचा गया, ये आयोग बताए। आपको हम पहला ऑब्जेक्शन आपकी जानकारी में ला रहे हैं जो कि प्रतियोगी छात्रों की ओर से उठाया गया है। इंटरिम गवर्नमेंट पहले कैसे, ये पहला ऑब्जेक्शन है जो इसके इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल एक सवाल है, उस सवाल में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें पूछी गई हैं कि पहले क्या हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी,
इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था या यूके का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दिल्ली आया था? पहले क्या हुआ था? अब जो आयोग ने जारी किया वो है 4321, यानी कि सबसे पहले यूके का डेलीगेशन आया और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई और उसके बाद जाके कैबिनेट मिशन अनाउंस हुआ और आखिर में इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ। अब यहीं पर सवाल प्रतियोगी छात्रों ने उठाया है, उन्होंने कहा ये क्रम गलत है, क्योंकि इसमें एक बात पे ध्यान दें, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना वो तो हुई थी सितंबर 1946 में और ये बात है यूके के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का आना ये जनवरी 46 की बात है। कैबिनेट मिशन और इंडियन नेवी रिवोल्ट ये फरवरी 1946 की बात है। तो जो घटना घट रही है सितंबर 1946 में, उसको आप कैसे ऊपर ले आते हैं और फरवरी में घटने वाली घटनाओं को नीचे कैसे ले आते हैं, ये पहला सवाल यही खड़ा हो गया और छात्रों ने बाकायदा इसका ब्यौरा दिया है, यानी कि साक्ष्य भी दिए, इंक्लोजर्स लगाए हैं कि इसको देखिए और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस उत्तर को बदलिए, हम्बल रिक्वेस्ट, ये लिखा हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्शन है संथानम कमेटी का पंचायती राज गलत कैसे? संथानम कमेटी का रिश्ता पंचायती राज से है और संथानम कमेटी ने लिमिटेड रेवेन्यू का अधिकार देने की बात कही थी पंचायतों को, ये सबको जानकारी में है। इसके बाद सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है मैच, और आयोग कहता है कि संथानम कमेटी का पंचायती राज फाइनेंसेस इससे जो नाता है वो गलत है, जबकि छात्रों ने पूरा डिटेल लिख दिया है कि देखिए पंचायती राज का रिश्ता तो संथानम कमेटी से था, फिर इसे गलत क्यों माना गया है, ये दूसरा ऑब्जेक्शन है। तीसरा ऑब्जेक्शन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दूसरी कैसे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो भारत में हुई थी वो तीसरी थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा बयान सही है, और नंबर 1 पर आता है कि इंडिया में हाल ही में दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई है और आयोग के जवाब में इसको सही कहा गया है, लेकिन इस पर प्रतियोगी छात्रों ने इतराज़ किया। उन्होंने साफ लिखा है कि ये तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट थी जो अगस्त 2024 में हुई है और ये हर जगह रिपोर्ट हुई थी कि तीसरी थी, लेकिन आयोग में इसको दूसरी कहा गया है। और सवाल यही है कि इन चीज़ों पर क्या ध्यान दिया गया है? अगर दिया गया है तो ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? चौथा ऑब्जेक्शन, सिंगापुर का FDI कनेक्ट, ये चौथा ऑब्जेक्शन है। सवाल यहाँ पर ये था कि 2023-24 में सिंगापुर भारत में सबसे अधिक FDI का सोर्स है, ये बात, और इसका जो उन्होंने रीज़न दिया है कि इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी का अमेंडमेंट जो हुआ है उससे मेजर शिफ्ट आया है कंट्रीज़ में, और इसीलिए जो भारत में FDI का मेजर सोर्स है उसका कनेक्शन बताया गया है सिंगापुर से। छात्रों के मुताबिक इसमें ये दोनों सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि जो FDI है वो सिंगापुर से 2023-24 में भारत ने सबसे ज़्यादा हासिल किया, ये तो सच है, लेकिन अगर साल 2000 से 2024 की बात करें तो सबसे अधिक FDI मॉरिशस से आता रहा है और 25% उसका शेयर रहा है, जबकि सिंगापुर का 24% रहा है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के चलते नंबर 1 की पोजीशन में कुछ समय के लिए बदलाव हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर के आज तक मॉरिशस नंबर 1 रहा है। ये छात्रों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। अमूर नदी नॉर्थ ईस्ट में कैसे, ये अगला ऑब्जेक्शन है। ये कुछ चुनिंदा ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सवाल कुछ नदियों का नाम लेकर के पूछा गया है उनके बहने की दिशा के तौर पर, और पूछा गया इनमें से कौन सा गलत है। छात्रों ने अमूर को लिखा है कि अमूर का नॉर्थ ईस्ट में बहना गलत है, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा है कि जो मेन रिवर है वो जनरली ईस्ट और साउथ ईस्ट की ओर बहती है, और ये जो चीन की सीमा है उसकी सीमा के साथ बहती है। तो इन्होंने जो डायरेक्शन बताया है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट का बताया है, जबकि यहाँ पर मेकोंग रिवर के बारे में कहा गया है साउथ वेस्ट के हवाले से, उसको यहाँ पर गलत माना गया है। इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कैसे, ये बड़ा ही रोचक सवाल है।
यहाँ एक ऑब्जेक्शन है जिसमें कि ये कहा गया है, एक सवाल आया था इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से और पूछा गया कि कौन सा बयान सही है। पहला नंबर पे लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और इसमें ये आयोग कहता है कि पहला और दूसरा सही, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था है, ये सही है। छात्र कहते हैं ये नहीं सही है बल्कि 2 और 3 सही है। सवाल यही है कि भारत की इकॉनमी क्या वाकई अंडर डेवलप्ड है? आखिरकार आयोग ने नंबर 1 को करेक्ट कैसे कहा, ये अपने आप में बहस का विषय है। मैं एक और ऑब्जेक्शन आपकी जानकारी में ला रहा हूं और ये है संविधान के अनुच्छेद 352 से जुड़ा हुआ आर्टिकल 352 के मायने क्या। सवाल ये कहता है कि आर्टिकल 352 का मतलब और उसकी व्याख्या, उसके कारण। 352 का मतलब इमरजेंसी से है और उसकी व्याख्या में कहा गया है कि इमरजेंसी किसी भी वक्त हो सकती है, लगाई जा सकती है। छात्रों का कहना है कि पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। उन्होंने इमरजेंसी के रीजंस दिए हैं, जैसे कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी को या किसी टेरिटरी को कोई युद्ध का खतरा होगा, बाहरी आक्रमण का खतरा होगा या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होगा, इन स्थितियों में इमरजेंसी लगा सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि इस उत्तर को भी बदला जाए, यानी कि इस उत्तर पर भी इन लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन जताया है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन थे जो हमने आपकी निगाहों के सामने रखे कि किस तरह से इन सारे ऑब्जेक्शंस को छात्रों ने लगाया और इसका कोई जवाब नहीं आया। छात्र इससे बेहद ही आंदोलित हैं। उनको इस बात का संशय है कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं हैं। हम बताना चाहते हैं आप लोगों की यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुआ है। धांधली इसलिए हुआ है क्योंकि 80, 82, 84 और 90, 91 नंबर क्वेश्चन करने वाला लड़का फेल है और वही क्या नाम है 75, 75 करने वाला पास है। तो ये छात्रों के बीच में आक्रोश है जब से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है और कहीं न कहीं ये समस्या बहुत बड़ी है और इसको आयोग कम से कम स्पष्ट करे और नहीं तो हमारा स्कोर कार्ड जारी करे, रिवाइज आंसर की दे। क्यों नहीं दे रहा है रिवाइज आंसर किया और क्या नाम है स्कोर कार्ड, कि कहीं न कहीं ये धांधली को छिपाया जा रहा है। अब हम आपको ये भी बता दें कि स्पीसीज परीक्षा का ये जो अभी हो रही है इसका इतिहास, किस तरह से परीक्षा लड़खड़ा करके चल रही है, गिर रही है, उठ रही है, फिर लड़खड़ा जा रही है। ये है उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, उसकी क्षमता के बारे में जान लीजिए। ये परीक्षा चौथी बार स्थगित हुई। सबसे पहले 17 मार्च 2024 को स्थगित हुई। उसकी वजह ये थी कि 11 फरवरी को आरओ और एआरओ की परीक्षा लीक हो गई थी। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन आता है 3 जून का और ये कहा जाता है कि परीक्षा होगी 27 अक्टूबर को, लेकिन वो भी स्थगित हो जाती है। फिर अगला नोटिफिकेशन आता है 5 नवंबर का और कहा जाता है कि एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को होंगे, वो भी स्थगित हो जाते हैं और आखिरकार 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन उसके पहले नॉर्मलाइजेशन का बवाल छिड़ता है और उसके पहले अलग अलग दिनों में और पालियों में एग्ज़ाम कराने का एक जो नियम जो लागू किया गया उसके ऊपर छात्र आंदोलित होते हैं, जम करके हंगामा होता है और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ता है, आयोग को समर्पण करना पड़ता है। एग्ज़ाम एक ही दिन में 2 पालियों में होता है और 22 दिसंबर को पीसीएस की प्री परीक्षा का एग्ज़ाम संपन्न होता है। और आखिर में आपको ये भी बता दें कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की खूबियां क्या हैं वो भी जान लीजिए। किस तरह से यहाँ पर पेपर लीक और धांधली की खबरें लगातार फैलती रही हैं। आलम ये हुआ है कि पीसीएस जे के एग्ज़ाम जो मुख्य परीक्षा है उसको बाकायदा आयोग को हाईकोर्ट के अंदर मानना पड़ा कि वहाँ 50 कॉपियाँ बदल दी गई थी। हाईकोर्ट के अंदर किरकिरी हुई। अखबारों में छपता है कि पिछले 7 सालों में 24 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द की गई हैं। पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई हैं और ऐसे में एक बार फिर से यूपी पीसीएस की परीक्षा में धांधली का प्रेत सिर उठा रहा है। छात्र आंदोलित हैं। उनको सबसे अधिक गुस्सा, दुख, तकलीफ इस बात की है कि उनके जायज़ सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। हमने इस सिलसिले में यूपी पीसीएस के चेयरमैन संजय शिनेत को भी मेल किया, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जब उनका छात्रों को ही जवाब नहीं आ रहा है तो हमको क्या आएगा। फिर भी अगर आता है तो हम उसे अपडेट ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सोचने की बात है कि जो तैयारी कर रहे हैं छात्र प्रयागराज में, जो तैयारी कर रहे हैं छात्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उनके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। आप अगर परीक्षा की विश्वसनीयता नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको परीक्षाएं कराने का अधिकार क्या है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।